आंचल अपने पति कुंदन, सास सुमित्रा और ससुर वसंतीलाल के साथ रहती है। उसके माता पिता बहुत गरीब होते हैं और एक दिन अचानक से उसके पिताजी का देहांत हो जाता है, जिसके बाद उसकी माँ रमा अकेली पड़ जाती है। तभी कुंदन रमा को अपने साथ घर पर चलने के लिए कहता है। अरे नहीं नहीं दामाद जी, मैं अपनी ही बेटी के ससुराल में कैसे रहने आ सकती हूँ? ये सही नहीं होगा। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? और आपसे किसने कहा कि एक माँ अपनी बेटी के ससुराल में जाकर नहीं रह सकती? ये तो बस इस बेवकूफ समाज की बेवकूफ वाली सोच है। मुझे कुछ नहीं पता। आप मेरे साथ चलने वाली हो। हाँ माँ, कुंदन बिल्कुल सही कह रहा है। आप यहाँ पर अकेले कैसे रह सकती हो? और पापा के बगैर तो आपको कितना अकेलापन महसूस होगा। आप मेरे साथ मेरे ससुराल रहने चलिए। बच्चों की जिद के कारण रमा को आंचल के ससुराल रहने जाना ही पड़ता है। अपनी समधन को देखकर सुमित्रा और वसंतीलाल के चेहरे पर 12 बज जाते हैं, लेकिन वो अपने बेटे के कारण कुछ बोलकर नहीं दिखाते। माँ जी, ये साड़ियाँ मैंने आप दोनों के लिए लाई है। आप दोनों पर ये साड़ियाँ बहुत जचेगी। ये लो माँ, ये आपकी साड़ी, और माँ जी, ये आपकी साड़ी। अरे वाह कुंदन बेटा, धन्यवाद। तूने तो बहुत ही सुंदर साड़ियाँ लाई है। हाँ दामाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जी, आप दोनों इन साड़ियों में बहुत सुंदर लगोगी और ये कलर आप दोनों पर बहुत जचेंगे। और ऐसे ही एक दिन जब रमा को वो साड़ी पहनने की इच्छा होती है, तो वो साड़ी अलमारी में ढूंढने लगती है, लेकिन वो साड़ी उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। अरे आंचल बिटिया, तूने वो साड़ी कहीं देखी क्या, जो मुझे दामाद जी ने दी थी? मेरी अलमारी में कहीं भी नहीं दिख रही वो। नहीं तो माँ, मुझे नहीं पता वो साड़ी के बारे में। अरे वही कहीं पर होगी, आप फिर से देखिए। वो साड़ी मैंने मेरी बहन यानी आंचल बहू की मौसी सास को दी है। वो उसे किसी प्रकाशन में पहनकर जानी थी ना, इसीलिए। क्या? लेकिन माँ जी, वो साड़ी तो कुंदन ने माँ को दी थी, फिर आपने उसे मौसी जी को क्यों दे दी? अरे आंचल बहू, रमा बहन तो अभी विधवा हो चुकी है ना, तो फिर उन्हें इन रंग बिरंगी साड़ियों की क्या जरूरत है, इसीलिए मैंने इनकी साड़ी तेरी मौसी को दे दी। लेकिन माँ जी, मेरी माँ उन बाकी औरतों की तरह दकियानों से सोच नहीं रखती है। वो विधवा जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनती है और उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। आंचल बिटिया, जाने दे अभी। अब तेरी मौसी सास को जरूरत थी तो उन्होंने पहन ली, उसमें क्या होता है? दामाद जी मेरे लिए फिर कभी नई साड़ी ला देंगे, और नहीं तो क्या। लेकिन माँ, आंचल। रमा के कहने पर आंचल शांत हो जाती है। फिर एक दिन जब खाने के लिए खट्टी मीठी दाल बनाई जाती है, तभी मैंने सबके लिए तो खट्टी मीठी दाल बनाई है, लेकिन माँ को तो ये दाल बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसीलिए मैं माँ के लिए कुछ और बना देती हूँ। क्या कहा तूने? कुछ और बनाएगी? बिल्कुल नहीं। अरे रमा बहन को दही चावल या फिर दूध चावल दे दे। एक सदस्य के खाने के लिए गैस वेस्ट क्यों करना? अरे माँ, जाने दो ना अभी। अगर उसने माँ जी के लिए कुछ बना दिया तो क्या हो जाएगा? बहुत कुछ हो जाएगा। तू चुपचाप बैठकर अपना खाना खा और मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। लेकिन माँ जी, आप ऐसा कैसे बोल सकती हो? आंचल बिटिया, जाने दे। अरे वैसे भी मुझे खट्टी मीठी दाल पहले सूट नहीं होती थी, लेकिन अभी मैं खा लेती हूँ उसे। तुम्हारे पापा के गुजरने से 1 हफ्ते पहले ही बनाई थी मैंने। रमा की बातें सुनकर आंचल चुप हो जाती है। फिर एक दिन जब घर पर सास की सहेलियां आती हैं, तभी आंचल बाहर सामान खरीदने गई होती है। अरे सुमित्रा, मुझे तो वो प्याज के पकोड़े खाने का बड़ा मन कर रहा है। और हाँ,
ब्रेड पकोड़े भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी बनवाती हूँ। अच्छा रमा बहन, आंचल बहू तो बाहर गई है और मुझे डॉक्टर ने ज्यादा काम करने से मना किया है, तो फिर आप ही मेरी सहेलियों के लिए नाश्ता क्यों नहीं बनाती? हाँ सुमित्रा बहन, मैं बना देती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमा बहन। ये सोफा भी थोड़ा सा मैला हो गया है, इसे भी थोड़ा साफ कर दीजिए ना। ठीक है सुमित्रा बहन, मैं कर दूंगी उसे साफ। और हाँ, मेरे लिए वो काली वाली चाय बना देना। मेरा काली चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है, लेकिन इन लोगों के लिए दूध डालकर अदरक वाली चाय बना देना। सुमित्रा बेचारी रमा से सारे काम कराती है और जब आंचल बाहर से वापस आती है तभी वो अपने माँ को रसोई में काम करते हुए देखकर अपनी सास पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। माँ, आप ये सब क्यों कर रही हो? आप मेरी माँ हो, इस घर की कोई नौकरानी नहीं। माँ जी आपको ये सारे आदेश कैसे दे सकती है भला? रुको, मैं अब भी उनसे बात करती हूँ। ना ना बिटिया, सुमित्रा बहन से कुछ मत बोल। और बिटिया, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा है, मैं खुद ही बैठे बैठे बोर हो गई थी, इसीलिए मैंने ये सब बनाया। और जाने देना, क्यों फालतू में अपनी सास से लड़ती रहती है तू? माँ, आप सच कह रही हो ना? हाँ बिटिया, चल जा अब, ये जाकर बाहर सबको परोस दे। लेकिन माँ को चेहरे को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझसे झूठ बोल रही है। फिर एक रोज सभी घरवाले कुंदन की बहन कीर्ति के ससुराल के हवन में जा रहे होते हैं। तभी सुमित्रा और वसंतीलाल रमा बहन को उनके साथ चलने से रोक लेते हैं। समधन जी, आप हमारे साथ कीर्ति के ससुराल में नहीं चल सकती, क्योंकि आप एक विधवा हो। हाँ रमा बहन, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हो माँ जी? अगर मेरी माँ साथ में आएगी तो क्या बिगड़ जाएगा? हाँ माँ जी को भी आने दीजिए ना हमारे साथ। उल्टा जब कीर्ति दीदी इन्हें देखेगी तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाएगी। हाँ माँ जी, कुंदन बिल्कुल सही कह रहा है। नहीं, मैंने कह दिया सो कह दिया। अब तुम दोनों को चलना है तो चलो, वरना तुम भी यहीं पर रह सकते हो। आंचल बिटिया, दामाद जी, आप दोनों चले जाइए, मैं रह लूंगी यहाँ घर में। समधी जी और सुमित्रा बहन सही कह रही है, मेरा वहां पर आना शुभ नहीं होगा। रमा के कहने पर आंचल और कुंदन उसे वहीं पर छोड़कर कीर्ति के ससुराल के लिए वसंतीलाल और सुमित्रा के साथ निकल पड़ते हैं। रमा उनको जाने के लिए तो बोल देती है, लेकिन उसे सारी बातों का बहुत दुख होता है। कहीं मैंने बेटी के ससुराल में आकर कोई गलती तो नहीं कर दी ना? सुमित्रा बहन और समधी जी के हाव भाव देखकर तो यही लगता है कि उन्हें मेरा यहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दामाद जी और आंचल बिटिया की जिद के चलते मैं यहाँ पर तो आ गई, लेकिन अगर मेरे यहाँ रहने से समधी जी और सुमित्रा बहन को तकलीफ है तो मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहिए, यही सही रहेगा। मैं जल्द ही दामाद जी और आंचल बिटिया से इस बारे में बात करूंगी। फिर एक रोज घर में सुमित्रा को ब्राह्मणों को भोजन खिलाना होता है, लेकिन उसी वक्त आंचल की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। हे भगवान, अब बहू तो बैठ गई पलंग पकड़कर, और ब्राह्मणों को खाना बाहर से खिलाना भी सही नहीं होगा, घर में ही बनाना होगा। कैसे कर पाऊंगी मैं इतना सारा काम? रमा बहन, आप कर लोगी क्या? क्या? हाँ, क्यों नहीं। रमा बहन, आप ही बना दीजिए खाना, बहुत सारे पकवान बनाने हैं। जब हम आंचल को देखने आए थे तभी आपके हाथ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। आप ही बना दीजिए ब्राह्मणों के लिए खाना। ठीक है समधी जी, जैसा आप कहो। फिर रमा ब्राह्मणों के लिए खाना बनाने लगती है और तभी अचानक से आंचल वहां पर आ जाती है और अपनी माँ को इतना सारा काम करते हुए देखकर उसके सब्र का बांध अब टूट जाता है। माँ, ये आप क्या कर रही हो?
आप ये सारे काम नहीं करेंगी। चलिए यहाँ से बाहर। अरे लेकिन आंचल बिटिया, तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? मेरी बात तो सुन ले। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है माँ। और माँ, आपने ही मुझे बचपन से सिखाया है ना कि गलत के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। तो फिर आप अपने साथ ये सब होने कैसे दे सकती हो? और माँ जी, पापा जी, आप दोनों से मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ये सब तो क्या कह रही है आंचल बहू? और नहीं तो क्या, जबान संभाल कर बात करो। हम तुम्हारे सास ससुर हैं, समझी ना? नहीं, बहुत कर लिया आप लोगों का सम्मान, लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। जब से माँ यहाँ पर रहने आई है, तब से आप दोनों उसके साथ बुरी तरह से पेश आ रहे हो। छोटी छोटी बातों पर टोकना, कभी माँ की साड़ी ले लेना, तो कभी उसे ताने देना। अरे आप तो उनसे नौकरानियों की तरह काम करवाते हो। अरे नहीं आंचल बहू, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है माँ जी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे जब उस दिन कीर्ति दीदी के ससुराल जाना था, तब आप दोनों को बराबर से याद था कि मेरी माँ एक विधवा है और वो वहाँ हवन में नहीं जा सकती। लेकिन आज जब उससे काम करवाने की बारी आई, और वो भी ब्राह्मणों का खाना, तब आप दोनों ये भूल गए कि मेरी माँ एक विधवा है। वाह, आप दोनों के दोगलेपन की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है माँ जी, पापा जी। बस बहू, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। नहीं पापा, आज आप कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आंचल बिल्कुल सही कह रही है। अरे जब एक लड़की अपने परिवार को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर अपने ससुराल आ सकती है और यहाँ पर आकर अपने सास ससुर की इतनी सेवा कर सकती है, तो क्या उसके ससुराल वाले बहू के माता पिता के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर सकते क्या? लोग ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? बताओ माँ पापा, आप दोनों ने माँ जी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? रहने दो कुंदन, इन्हें जो करना था इन्होंने कर लिया। अब इनसे सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब मैं और मेरी माँ यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहेंगे। चलो माँ। ठीक है आंचल, अगर तुम दोनों यहाँ पर नहीं रहोगी तो मैं भी यहाँ पर नहीं रहूंगा। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। माँ पापा, आप दोनों ने माँ जी को ठेस पहुंचाकर मेरा भी दिल दुखाया है, और आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं आप दोनों को संभाल लूंगा। लेकिन आज के बाद मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा। नहीं कुंदन बेटा, आंचल बहू, ऐसा मत करो, माफ कर दो हमें। हाँ बेटा, आंचल बहू, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई बेटा। रमा बहन, आप तो कुछ कहिए, माफ कर दीजिए हम दोनों को। आंचल बेटी, अब तेरे सास ससुर माफी तो मांग रहे हैं ना, तो माफ कर दे उन्हें। दामाद जी, आप भी इन दोनों को माफ कर दीजिए। आखिर ये आपके माता पिता हैं और गलती तो सबसे हो जाती है। रमा के समझाने पर कुंदन और आंचल अपने सास ससुर को माफ कर देते हैं और अंत में सभी एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। और सुमित्रा और वसंती लाल भी रमा बहन के साथ अच्छे से पेश आते हैं। वसुधा और भानु के 2 बेटे होते हैं। घर में बड़ा बेटा रोहन और उसकी बीवी सिया होती है, वही उनका छोटा बेटा। आर्यन की शादी श्वेता नाम की एक लड़की से हुई होती है। एक दिन की बात है, पापा, हमारे सेल्स दिन ब दिन डाउन होते जा रहे हैं। पहले जितने डेकोरेशंस के ऑर्डर नहीं आते हैं, अब ऑर्डर आने बहुत कम हो गया है। हाँ पापा, हमने नए आइडियाज भी आजमाए, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। हाँ बच्चों, कुछ तो करना होगा। भानु डेकोरेटर्स का नाम नीचे नहीं गिरना चाहिए। तभी उनकी छोटी बहू श्वेता बोलती है, अरे पापा जी, आप अपने बिजनेस की ऑनलाइन मार्केटिंग क्यों नहीं करते? क्या? हाँ पापा जी, आजकल ऑनलाइन का ही तो जमाना है। आज के टाइम में हर किसी के पास स्मार्टफोन है। यहाँ तक कि एक टपरी वाले से लेकर वॉचमैन तक हर कोई अच्छा से अच्छा मोबाइल इस्तेमाल करता है। ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए
आप हमारे बिजनेस को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो। सोशल मीडिया और यूट्यूब से बहुत लोगों को हमारे बिजनेस के बारे में पता चलेगा और फिर वो अपनी शादी और बर्थडे के इवेंट के लिए आपसे बुकिंग कराएंगे। और फिर बस छोटी बहू, तुम्हें हमारे बीच में बोलने की इजाजत किसने दी? कारोबार को संभालने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पर। तुम अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान दो। श्वेता, हमारे घर में औरतें बात नहीं करती। मर्द की जगह मत लो। औरत का काम ही होता है घर गृहस्थी संभालना और आदमी का काम होता है घर में पैसे लाना। तो तुम अपने काम से काम रखो, समझी? लेकिन जेठ जी, पापा जी, मैं तो आप दोनों को बस राय दे रही थी। कब तक ये ऑफिस से प्रमोशन करते रहोगे? अगर आप लोग ऑनलाइन साइट बनाओगे तो ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे। किसी ने तुम्हारी राय नहीं मांगी। वसुधा, नई नवीली छोटी बहू को इस घर के कायदे कानून समझा दो। हमारे घर में बहू की जगह क्या है ये शायद इसे नहीं पता। जी जी, मैं समझा दूंगी इसे, आप चिंता मत कीजिए। उनके घर में बहुओं की कोई इज्जत नहीं होती। आदमी और औरत दोनों में काफी भेदभाव होता है। एक दिन जब पड़ोसन ललिता घर पर आती है, तभी रोहन दरवाजा खोलता है और वो ललिता को देखकर बोलता है, अरे ललिता भाभी, तुम यहाँ पर? आओ ना, बैठो। कैसे आना हुआ और कैसा चल रहा है सब? बस सब बढ़िया रोहन भाई साहब, आप बताइए। सब एकदम बढ़िया। वैसे आप काफी सुंदर हो गई हो पहले से, मानना पड़ेगा। आखिर राज क्या है आपकी खूबसूरती का? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। अरे ललिता, तुम यहाँ और अश्विन भाई साहब, तुम दोनों भी आने वाले थे ना? अश्विन आ ही रहा होगा, शायद रास्ते में होगा। ठीक है, आप दोनों बैठकर बातें करो, तब मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ। तभी डोरबेल फिर से बजती है और सिया दरवाजा खोलती है। तब वहां पर ललिता का पति अश्विन आता है। अरे अश्विन भाई साहब, आप? अभी अभी आपकी ही बातें चल रही थी। आइए ना, अंदर आइए, मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ। सिया का अश्विन से यूं बात करना रोहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो अश्विन और ललिता के जाने के बाद सिया पर बहुत गुस्सा करता है। अरे तुम उस अश्विन के साथ बात कैसे कर सकती हो? तुम नजरें झुकाकर भी वहां से निकल सकती थी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो गैर मर्दों से बात करने का मौका चाहिए बस। क्यों, सही कहा ना मैंने? नहीं रोहन जी, आप जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो बस उन्हें अंदर आने को कहा, ज्यादा कुछ बात भी नहीं की। उसकी भी कोई जरूरत नहीं थी। अरे तुम्हें मैंने पहले भी कहा है कि आदमियों से आंख मत मिलाया करो और शुक्र मना कि तुम्हें घूंघट ना ओढ़ने की आजादी है, वरना हमारे घर की औरतें तो घूंघट भी ओढ़ा करती थी। तुम्हें हद में रहना होगा सिया। तभी वहां पर सिया की देवरानी श्वेता आती है और अपने जेठ से कहती है, जेठ जी, आप क्यों खामखा जीजी पर ऐसे गुस्सा हो रहे हो? अरे जीजी तो बस अश्विन भाई साहब के साथ बातें कर रही थी। वो थोड़ी आपकी तरह ललिता के साथ गुलू गुलू गप्पे मार रही थी। आप करे तो सही, लेकिन जीजी करे तो गलत। ये क्या बात हुई? तोड़ा कुत्ता टॉमी और साडा कुत्ता कुत्ता। श्वेता, अपनी बदतमीजी अपने पास ही रखो और तमीज से बात करो मेरे साथ। भूलो मत, मैं तुम्हारा जेठ हूँ और जेठ ससुर समान होता है। और ये गुलू गुलू क्या होता है? देखिए जेठ जी, मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि जीजी ने कुछ गलत नहीं किया है। उन्होंने तो बस अश्विन भाई साहब को अंदर आने के लिए कहा। अब वो उतना भी नहीं बोल सकती क्या? माँ, ये सब क्या चल रहा है? देखो अपनी छोटी बहू को, कैसे उल्टा जवाब दे रही है मुझे। अरे घर में जब से बहुएं आई है तब से आप तो बस खाना ही ठूसती रहती हो। कभी तो अपनी बहुओं को संस्कार भी दिया करो। हाँ रोहन बेटा, मैं समझा दूंगी छोटी बहू को। छोटी बहू, शांत रहे बेटा, चल अंदर चल। लेकिन माँ जी। तू चल मेरे साथ, फिर बाद में। छोटी बहू,
अपनी जबान पर लगाम लगा। तुझे इस घर के कायदे कानून को समझना होगा। इस घर में बहू की कोई इज्जत नहीं करता। क्या मतलब? अरे फिर क्या हम अपने पतियों के इशारों पर नाचते रहेंगे क्या? देखो श्वेता, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने पति से एक कदम पीछे रहो। सालों सालों से यही रीत चली आई है। देख बहू, हर बात का उल्टा जवाब देना जरूरी नहीं होता। अगर तुम्हारे चुप रहने से घर में सुख शांति बनी रहती है तो तुम चुप रहा करो, वही सही रहेगा। नहीं, आप दोनों ही हो जो उन्हें इतना बढ़ावा दे रही हो। आप दोनों इतने सालों से चुप हो, इसीलिए वो आप दोनों पर इतना हुक्म चलाते हैं। खैर, आप दोनों को समझाने से कोई फायदा नहीं। फिर एक दिन वसुधा को पड़ोस वाली सहेली के जन्मदिन में जाना होता है। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या पहनूं और क्या नहीं। वो पड़ोस वाली सहेली है ना मेरी, जेनिफर, उसके जन्मदिन की पार्टी में जाना है। माँ जी, आप ये वाली साड़ी पहन लीजिए, इसमें आप सुंदर लगोगी। नहीं नहीं, ये साड़ी काफी सिंपल है और जेनिफर आंटी तो क्रिश्चियन है, तो उनकी पार्टी में तो सभी लोग मॉडर्न कपड़े पहन कर जाएंगे। आप जीन्स और पैंट तो पहनने से रही, लेकिन कुर्ता तो पहन सकती हो ना? नहीं नहीं छोटी बहू, तुम्हारी पापा जी ने मुझे वो कपड़े पहनने से मना किया है। हाँ श्वेता, बेवजह फिर से कोई बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। कुछ नहीं होगा जीजी। देखो माँ जी, आप उन लोगों के आने से पहले ही पार्टी से लौट आना और फटाफट से चेंज कर लेना। अब तो इतना कह रही है तो पहन लेती हूँ कुर्ता। ये हुई ना बात माँ जी। फिर वसुधा कुर्ता पहनकर जेनिफर के घर जाती है और भानु के आने से पहले ही वो अपने घर वापस आकर साड़ी पहनती है। लेकिन अगली सुबह मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में जेनिफर के जन्मदिन के फोटोज आ जाते हैं। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती क्या वसुधा? बुढ़ा रही हो फिर भी जवानी फूट रही है तुम्हारी। इतनी निर्लज्ज कैसी हो सकती हो तुम? इस अधेड़ उम्र में कुर्ता पहनकर खुलेआम कैसे घूम सकती हो तुम? जी वो मैं। चुप, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। हर बार की तरह झूठी कहानियां बनाओगी। अगर घर की सास ही बिगड़ी हुई है तो बहू है क्या खाक सुधारेगी? घर को अय्याशी करने का ठिकाना बना रखा है। जिसे जो मन करता है वही करता है। जितनी आजादी तुम तीनों को मिल रही है उसी बात का शुक्र मना, वरना वो आजादी भी छीन लूंगा मैं तुमसे। माफ कीजिए जी, लेकिन पापा जी, माँ जी ने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया जो आप उन्हें इतना सुना रहे हो? अरे आप तो बनियान पहनकर आंगन में बैठकर अखबार पढ़ते हो, तो आपका सब कुछ कैसे चलता है? छोटी बहू, तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैं? अपनी हद में रहकर बात किया करो। आज के बाद अगर किसी ने भी इस घर का कोई भी नियम तोड़ा तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। आर्यन, अपनी जोरू को संभाल कर रख, कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं इसके। हाँ पापा। श्वेता, बस बहुत हुआ तुम्हारा, अब तुम अपना मुंह बंद रखो। फिर एक दिन दोनों बहुएं शाम में सामान की खरीदारी करने मॉल चली जाती है और रात होने पर भी वो घर ही नहीं लौटती, जिस कारण वसुधा बहुत ही चिंतित और परेशान हो जाती है। फिर वो घर की चौखट पर खड़ी रहकर अपनी दोनों बहुओं की राह देखने लगती है। ये दोनों बहुएं कहाँ रह गई? घर में तो ये तीनों भी मौजूद है। इन्हें तो मैंने ये बताया है कि दोनों बहुएं कुछ देर पहले ही बाहर गई है। अगर इन्हें पता चला कि दोनों शाम के 5 बजे से बाहर गई है तो ये तो मेरी जान ही ले लेंगे। एक तो फोन भी नहीं लग रहा इन दोनों का। भगवान जी, अब आप ही मदद कीजिए। अच्छा, तो दोनों बहुएं शाम से ही मटर गश्ती करने निकल पड़ी है और तुमने हमसे झूठ कहा कि वह थोड़ी देर पहले ही बाहर गई है। वाह वसुधा जी, वाह, क्या बात है। जी वो दोनों। अपना मुंह बंद करो वसुधा। अरे मैं तो उनमें खोट ढूंढता रहा, लेकिन सारा का सारा दोष तुम्हारा ही है। तुम्हें ही मैंने ढील दे रखी है।
वो दोनों तो अपना बहु धर्म कभी निभा नहीं पाई, लेकिन तुमने भी एक सास होने का धर्म कभी नहीं निभाया। तभी वसुधा के दोनों बेटे भी वहां पर आते हैं। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं माँ, आपने ही हमारी बीवियों को बिगाड़ कर रखा है। अगर आप उनके साथ सख्ती से पेश आती तो वह ऐसे नहीं करती। देखा ना अब नतीजा क्या हुआ। दोनों अब तक नहीं आई, यहाँ घर में अभी तक खाना भी नहीं बनाया है। उन दोनों को तो कुछ पड़ी ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, वो दोनों आती ही होगी। मुझे पूरा यकीन है कि कुछ तो हुआ होगा, वरना वो दोनों ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। छोटी बहू तो फिर भी थोड़ी सी चुलबुली है, लेकिन वो उतनी ही जिम्मेदार भी है। अपनी मनहूस बहुओं की ज्यादा तरफदारी मत करो वसुधा। अरे एक नंबर की बेशर्म है दोनों की दोनों। यहाँ घर में हमें भूखा रखकर खुद बाहर खाना खा रही होगी। जी मैं आप लोगों के लिए फटाफट से खिचड़ी बना देती हूँ, बस मुझे थोड़ा समय दीजिए। तब तक आप ये थेपले और अचार खा लीजिए। कुछ नहीं खाना हमें अब। तुम्हारी नालायक बहुओं का ये तमाशा देखकर ही हमारा पेट भर गया। अब तो बस बहुओं को आने दो। आज तो उन दोनों की खैर नहीं, बहुत मौके दे दिए इन्हें। आर्यन, रोहन, जाओ अपनी अपनी बीवियों का सामान बांध कर रख दो यहाँ पर। जैसे ही वो दोनों यहाँ पर आएगी वैसे ही उन्हें उल्टे पांव घर से बाहर निकाल देंगे। ठीक है पापा। हाँ पापा, आपने एकदम सही निर्णय लिया है। जिन बहुओं को अपने दायरे की, अपनी मर्यादा की कुछ भी ना पड़ी हो, उनकी इस घर में कोई जगह नहीं है। उनकी बातें सुनकर वसुधा बहुत डर जाती है। फिर आर्यन और रोहन उन दोनों का सामान पैक करके दरवाजे पर रख देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद श्वेता और सिया घर पर आती है। अरे ये बैग्स किसके हैं? तुम दोनों के। अरे वाह पापा जी, आप एकदम से निर्दयी से दरिया दिल कैसे बन गए? हम लोग कहीं ट्रिप पर जा रहे हैं क्या? बस करो बहू, अपनी ये चपड़ चपड़ बंद करो और तुम दोनों अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। लेकिन क्या हुआ है पापा जी? क्या हुआ? अरे इतनी देर क्यों लग गई तुम दोनों को? कहाँ मुंह काला करने गई थी? ओह गॉड, ये आप क्या कह रहे हो पापा जी? हमारे मुंह काले हो गए हैं क्या? नहीं नहीं, मैं सुंदर से बदसूरत नहीं बनना चाहती। श्वेता, अपनी फालतू की नौटंकी बंद करो। पापा जी, वो हम जिस मॉल में सामान खरीदी करने गए थे, वहां पर अचानक से लिफ्ट बंद पड़ गई और 2 घंटों तक हम उसी लिफ्ट में अटके रहे। फिर आते वक्त ट्रैफिक जाम में फंसे रहे, इसीलिए लेट हो गया। और इन सब के चक्कर में हम दोनों की भी फोन की बैटरीज डेड हो गई। हमें माफ कर दीजिए, हम अभी आप सबके लिए कुछ बना देते हैं। नहीं सिया, बहुत सही लिए तुम दोनों के नाटक। अब निकलो यहाँ से। तुम दोनों बहुओं को कोई परवाह नहीं है अपने ससुराल की इज्जत की। ऐसी बात नहीं है पापा जी, जीजी बिल्कुल सही कह रही है। हम वाकई में फंस गए थे वहां पर, और आते वक्त कोई डिस्को डांस नहीं कर रहे थे जो हमें इतना लेट हो जाए। रोहन जी, कभी तो हमारी बातों पर विश्वास कर लो। हमेशा हम गलत नहीं हो सकते। आप तीनों तो हमें बात बात पर सुनाते रहते हो। सिया, अब तुम मुझे उल्टा जवाब दोगी? फिर रोहन सिया पर हाथ उठाने जा रहा होता है कि तभी उसे श्वेता रोक लेती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत श्वेता? छोटे, अपने बीवी को संभाल और इसे घर से बाहर निकाल दे। अरे आप लोग क्या मुझे घर से बाहर निकालेंगे? मैं खुद ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं भी श्वेता के साथ चली जाऊंगी। मुझे भी यहाँ पर नहीं रहना है। अरे ऐसे कैद खाने में कौन रहना चाहेगा? अरे आप तीनों ने तो औरतों को कोई खिलौना समझ कर रखा है। जितनी चाबी भरोगे वैसे चलेंगे। औरत घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन आप उसी लक्ष्मी के साथ ऐसा अन्याय करते हो। उसकी कोई इज्जत नहीं करते। लानत है आप पर। बिल्कुल सही कह रही है, और मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। मुझे भी इस घर में नहीं रहना। सालों से बस घुट घुट कर जी रही हूँ इस घर में, पर अब और नहीं। हमेशा से ही इस घर की एक बहू ने अपने पति की सेवा की है।
हमारे वजह से ही आप तीनों सुबह उठ पाते हो, ठीक से खा पाते हो, हर एक काम आराम से कर पाते हो। हमने ही इस घर को घर बनाया है और हमारे बिना आप कुछ भी नहीं हो। उन तीनों की बातें सुनकर उनके पतियों को गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो वसुधा, लेकिन तुम तीनों की बातें सुनकर आज हमें सारी गलतियों का एहसास हो गया है। हमने तुम तीनों की कभी इज्जत नहीं की, लेकिन फिर भी तुम तीनों ने अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियां खूब निभाई। हाँ श्वेता, मुझे भी माफ कर दो, लेकिन हमें छोड़कर मत जाओ। तुम तीनों के जाने से ये घर घर नहीं रहेगा। हाँ सिया, मुझे भी माफ कर दो, लेकिन इस घर को छोड़कर मत जाओ। आज के बाद से हम आप तीनों की पूरी दिल से इज्जत करेंगे। हमें अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका दे दो। फिर वो तीनों उन्हें माफ कर देती है और उस दिन के बाद से वो तीनों अपनी बीवियों की इज्जत करने लगते हैं और सभी आपस में प्यार और सम्मान के साथ खुशी से रहने लगते हैं। अवनी एक बहुत ही अमीर परिवार की लड़की होती है। उसके माता पिता राजेश और मोहिनी ने उसे बहुत नाजों से पाला होता है। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने उसे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी और उसे अपनी पलकों पर बिठा के रखा था। जन्मदिन मुबारक हो अवनी बेटा, ये लो, ये तुम्हारे पसंदीदा महंगे ब्रांड्स के तोहफे हैं। ये लो बेटा। और ये लो बेटा, तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंदीदा कपकेक तुम्हारी लंदन की पसंदीदा बेकरी से आए हैं। खास फ्लाइट पकड़कर आए हैं तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच मम्मा पापा, आप दोनों ने तो मेरा दिन ही बना दिया। आई लव यू सो मच। अवनी बेटा, तुम्हारे लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम तो मॉम डैड की आंखों का तारा हो। यस बेटा, तुम्हारे पापा ने बिल्कुल सही कहा। हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। अवनी को एक मिडिल क्लास लड़के करण से प्यार होता है। फिर एक दिन करण और अवनी अपने रिश्ते की बात करने मोहिनी और राजेश के पास चले जाते हैं। अवनी बेटा, हमें तुम दोनों के रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, लेकिन करण बेटा, हमारी एक शर्त है। हम हमारी अवनी को घर से विदा नहीं करेंगे। हाँ करण बेटा, अवनी बचपन से जिस तरह से रही है, हम नहीं चाहते कि उसे आगे जाकर उसके ससुराल में तकलीफ हो। इसीलिए हमने ये फैसला लिया है कि तुम तुम्हारे परिवार के साथ हमारे घर के ऊपरी हिस्से में रहने आओगे, ताकि हमारी अवनी हमारे पास ही रहे। ये आप क्या कह रही है मोहिनी आंटी? यही शर्त है बेटा। अगर तुम्हें हमारी शर्त मंजूर है तो आ जाना अपने मम्मी पापा के साथ। ऊपर ससुराल नीचे मायका, वाव, ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगा। बेचारा करण फंस जाता है। वो जैसे तैसे अपने माता पिता केशव और लीला को मनाता है और कुछ ही दिनों में अवनी और करण की भी शादी हो जाती है और करण का पूरा परिवार अवनी के घर के ऊपरी हिस्से में रहने लगता है। मैं दुनिया की सबसे लकी दुल्हन हूँ, क्योंकि मेरी विदाई तो घर में ही हो रही है। मुझे बस 4 सीढ़ियाँ चढ़नी है और ऊपर वाले अपने ससुराल में गृह प्रवेश करना है। चलो अवनी बहू, तुम्हारा स्वागत करने का समय आ गया है। लीला अपनी नई नवेली बहू और बेटे की आरती उतारती है और अवनी का गृह प्रवेश होता है। अगले दिन सुबह पहली रसोई के दौरान अवनी अपने नीचे वाले मायके के शेफ से ढेर सारे पकवान बनाकर ऊपर ससुराल में लाती है। अरे अवनी बहू, ये सब क्या है? पहली रसोई की रस्म तुम्हारी है, तुम्हारे मायके के बावर्चियों की नहीं। लेकिन माँ जी, उसमें कौन सी बड़ी बात है? खाना तो खाना ही होता है ना। और वैसे भी ये रस्म एंड ऑल, ये सब तो अब ओल्ड फैशन हो चुका है। शादी होने के बाद अवनी दिन रात बस अपने नीचे मायके में ही पड़ी रहती है और ससुराल पर जरा भी ध्यान नहीं देती। अवनी बहू, तुम अब अपने मायके की लाडली गुड़िया नहीं हो, तुम्हारा एक ससुराल भी है
ये बात तुम क्यों भूल जाती हो? हाँ अवनी, तुम दिन रात बस नीचे मायके में ही पड़ी रहती हो। सारा काम तो माँ ही करती है। माना कि जितनी सुविधाएं ऊपर के ससुराल में नहीं है, उससे कई ज्यादा नीचे के मायके में है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम 24 घंटे वही पड़ी रहो। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी शादी हुई ही नहीं है और हम तीनों बस तुम्हारे घर पर किराएदार बन के रह गए हैं। तो उसमें क्या हुआ? अब मेरे एक ही घर में मेरा ससुराल भी है और मायका भी, तो इसमें कौन सी आफत आ गई? और मुझे सबसे ज्यादा नीचे अच्छा लगता है, ऊपर इतना खास नहीं लगता मुझे। सबके लाख समझाने पर भी अवनी किसी की भी नहीं सुनती और अपनी ही मनमानी करती है। और उसके इस बर्ताव में उसके माता पिता भी उसका ही साथ देते हैं और उसे कुछ भी नहीं बोलते। उसके सास ससुर और पति उसके बार बार मायके में जाने से बहुत परेशान हो गए थे। वो ससुराल में कुछ भी काम नहीं करती और जब मन चाहा तब ऊपर शेफ और नौकरों को बुलवाकर उनसे सारे काम करवा लेती। अवनी बहू, ये सारे काम तुम्हारे हैं, तो तुम ये काम इन नौकर चाकरों से क्यों करवाती हो? माँ जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको बस काम पूरा होने से मतलब है ना? तो प्लीज अपना ये चपड़ चपड़ चलने वाला मुंह बंद कीजिए और मुझे जैसे जीना है और जैसे रहना है रहने दीजिए। एक रात जब करण की आंख खुलती है तब वो अवनी को अपने बगल में ना देखकर बहुत घबरा जाता है और वो उसे पूरे घर में ढूंढने लगता है। घर में कहीं पे भी ना मिलने पर वो नीचे उसके मायके में चला जाता है तो वो उसे वहां दिखाई देती है। अवनी मस्त एसी लगाकर सो रही होती है। अगले दिन, हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई गुनाह कर दिया क्या मैंने तुमसे बिना पूछे नीचे मायके में आके सोकर? मुझे ऊपर बगैर ऐसी नींद नहीं आती। अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है मेरे नीचे सोने से तो रूम में एसी लगवा लो ना। बात करते हो। एक रोज जब पूरा दिन अवनी नीचे मायके में होती है तभी ऊपर ससुराल में उसकी सास अचानक से बेहोश हो जाती है और नीचे अवनी को इस बात की भनक भी नहीं होती। वो मजे से अपने बड़े से टीवी पर पॉपकॉर्न खाते हुए अपनी पसंदीदा मूवी देख रही होती है। रात में जब करण और उसके पापा काम से घर आते हैं तभी वो ऊपर जाकर लीला को बेहोश देखते हैं और तभी सभी ऊपर ससुराल में इकट्ठा हो जाते हैं। थैंक गॉड, आपने मुझे जल्दी बुला लिया। पेशेंट पिछले 8-9 घंटों से बेहोश है। अगर और ज्यादा लेट करते तो शायद इनकी जान भी जा सकती थी। इनका बीपी शूटअप हुआ है। देखा अवनी, आज तुम्हारी लापरवाही के कारण ये सब हो गया। अगर तुम ऊपर ससुराल में माँ के पास होती तो एटलीस्ट तुम माँ को हॉस्पिटल ले जाती, लेकिन नहीं, तुम्हें अपने मायके से फुर्सत मिले तो ना। डॉक्टर लीला को अगले 24 घंटों तक मॉनिटर करते हैं। दवाइयाँ लेने के बाद लीला ठीक हो जाती है। अवनी को अपनी गलतियों का एहसास भी हो जाता है। करण, मुझे माफ कर दो। मैंने एक बहू होने का धर्म ही नहीं निभाया। मुझे अपनी गलतियां सुधारने का प्लीज एक मौका दे दो। हम अब यहाँ पर नहीं रहेंगे। ये ऊपर ससुराल और नीचे मायके की वजह से मैं कभी सुधर नहीं पाऊंगी। करण और उसके परिवार वाले अवनी को माफ कर देते हैं और अवनी के माता पिता भी उसके अलग रहने के फैसले में सहमति जताते हैं और उसे खुशी खुशी से विदा करते हैं। जिसके बाद अलग रहकर अवनी अपने ससुराल में एक बहुत ही खुशहाल जीवन जीने लगती है।